Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is a continuation lecture for 8th standard ICSE students, and the subject is history. Okay, and today we are going to continue with the chapter number 11, that is the American War of Independence. This is me presented by Zahir sir. Okay, अब देखिए यहाँ पर लास्ट क्लास में आपको सारे एक्ट्स के बारे में बताया था और टाउनशेंड लॉ के बारे में बताया था, बॉस्टन मैसेकर के बारे में बताया था। ठीक है, बॉस्टन टी पार्टी क्या होती है वो भी समझा दिया था। राइट, ठीक है, और वॉल्टेयर, रूसो, कॉन्टिनेंटल कांग्रेस क्या है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कौन है। लेकिन यहाँ से बाकी है दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो इंडिपेंडेंस होता है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट, यहां से अपना टॉपिक बाकी है दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। ओके, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा चुका हूं। राइट, थोड़ा बहुत बाकी है। अब देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब क्या कि भाई हमने आज से अनाउंस कर दिया। अनाउंस क्या किया कि आज से हम क्या है, आजाद है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट, या इंडिपेंडेंस हमने घोषित कर दिया। हम आपसे अलग हो रहे हैं, मतलब अमेरिका अब ब्रिटेन के चंगुल से अलग हो रहा है। और ये चीज कहां होती है, ये चीज होती है सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में। कहां होती है बेटा, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अब ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का मतलब क्या, देखिए कांग्रेस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग। क्या होता है कांग्रेस का मतलब, कहेंगे मीटिंग। तो सेकेंड जब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है कहां होती है, तो कहेंगे फिलाडेल्फिया में। कहां होती है बेटा, ये फिलाडेल्फिया में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। राइट, 1776 में। और यहां पर सारे डेलीगेट्स आते हैं। डेलीगेट्स का मतलब कौन है, रिप्रेजेंटेटिव्स। सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं फ्रॉम द 13 कॉलोनीज। ठीक है, जो पूरी 13 कॉलोनीज है वहां से सारे मेंबर्स आते हैं। और ये मेंबर्स क्या करते हैं, इकट्ठा होकर डिक्लेयर कर, और आपस में इकट्ठा होकर डिक्लेयर तो करते ही है कि हम इंडिपेंडेंट है। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, थॉमस जेफरसन एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये दोनों को कहते हैं कि आज से आप हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट है, द इंडिपेंडेंस फॉर द अमेरिका, इसका जो मूवमेंट है ये आज से आप लोग चलाइएगा। ठीक है, मीनवाइल इन जनवरी 1776 थॉमस पेन, अब ये कौन थे, ये एक विचारक थे, मतलब जो सोच, मतलब कहेंगे बहुत बड़े राइटर थे, जो सोचते थे, जो लिबर्टी के बारे में बात करते थे, जो आजादी के बारे में बात करते थे। ये इंग्लैंड से अमेरिका आते हैं। ठीक है, देखो अमेरिका, ही केम टू अमेरिका, ही विजिटेड टू अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड। और इन्होंने एक पैम्पलेट इशू किया जिसका नाम था कॉमन सेंस। और इसके अंदर क्या बताया है, इसके अंदर बताया है कि किस तरीके से मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा, राजाशाही जो होती है ना, उसके खिलाफ कैसे लड़ना है। राइट, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे सेटअप करनी है। राइट, उसके बारे में यहां पर बताया था। और दूसरा पैम्पलेट है द राइट ऑफ द मैन। ठीक है, ये सब पैम्पलेट जो है थॉमस पेन ने लिखे थे, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या करते हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कि यस वी विल आल्सो फाइट फॉर आवर फ्रीडम। ठीक है, हम अमेरिका के फ्रीडम से फाइट करेंगे। अब देखिए क्या होता है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 4 मार्क कर लीजिएगा, लिखा है कि जो 13 कॉलोनीज थी इन्होंने एक रेजोल्यूशन अपनाया। क्या अपनाया, रेजोल्यूशन, दैट इज द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। आज से हम इंडिपेंडेंट है। कब अपनाया ये, 4th of July 1776। ठीक है, 1776, 4th of July 1776 को ये अमेरिकन डिक्लेरेशन का एक पूरा के पूरा पर्चा जो है वो छापा जाता है। और यहां पर बहुत ही लाजमी सी बात है कि थॉमस जेफरसन और उनकी जो कमिटी है इन्होंने ये अमेरिकन डिक्लेरेशन अपनाया था, मतलब इन्होंने ये फ्रेम किया था। ठीक है, राइट, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है दिस डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। इट डिक्लेयर्ड दैट ऑल men are born equal and endowed with
certain alienable right, inalienable rights. Such rights are to life, to मतलब rights to life, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये जो डिक्लेरेशन हुआ था, ये डिक्लेरेशन में जो थॉमस जेफरसन और उनकी कमिटी ने जो डिक्लेरेशन बनाया था, जो फ्रेम किया था, इसके अंदर क्या लिखा है? लिखा है कि सभी मनुष्य, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री। सारे जो मनुष्य है, सारी जो ह्यूमैनिटी है या ह्यूमंस है, वो सारे आजाद ही पैदा होते हैं, ये बताया। और बताया कौन से प्रिंसिपल्स? तो कहेंगे राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू लिबर्टी, आजादी, जीने का हक, आजादी का हक और खुश रहने का हक। ठीक है, ये उसमें लिखा गया था, ये आइडियल्स उसमें थे। अब देखिए क्या है, बोला है कि ये तो कब हुआ था? 1776 में हुआ था। ठीक है, जो 4 जुलाई 1776 है, इस समय ये लोग ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। लेकिन इससे पहले 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस होती है। 1775 के आसपास कहेंगे बहुत सारे वॉर होते हैं, वॉर ऑफ लेक्सिंगटन, वॉर ऑफ कॉनकॉर्ड, राइट? ठीक है, ये सारे के सारे वॉर्स होते हैं। तो यहां पर भी यही लिखा है द अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर started in 1775 and lasted for next 7 years. The British soldiers and the colonial troops fought not only at Lexington in Massachusetts, but also at many other places like the Battle of Long Island, the Battle of Bunker Hill. ठीक है, राइट? तो सिर्फ लेक्सिंगटन में हुआ था ऐसा नहीं था, या सिर्फ कॉनकॉर्ड में लड़ाई हुई थी ऐसा नहीं था। कहां पर होती है लड़ाई? लॉन्ग आइलैंड की लड़ाई होती है। ठीक है, वॉर होता है। फिर कहेंगे बैटल ऑफ बंकर का वॉर होता है, राइट? ठीक है, और इसके साथ साथ इनका जो अमेरिका का साथ देने आते हैं, आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, टीपू सुल्तान के समय पे, ठीक है, जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो भारत में क्या था? तो कहेंगे मैसूर वॉर चल रहे थे, और इसमें ब्रिटिशर्स, ठीक है, और फ्रेंच, याद है कुछ ऐसा कुछ सिखाया था मैंने, ये दोनों दुश्मन थे भारत में। क्यों दुश्मन थे? क्योंकि उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, और फ्रेंच लोग, फ्रांस के जो लोग हैं, वो अमेरिका का साथ दे रहे थे अमेरिका को आजाद करवाने के लिए। तो लाजमी सी बात है कि अगेंस्ट ब्रिटेन ही होगा। तो यहां पर भी क्या है? द फ्रेंच, द स्पेनियार्ड्स एंड द डच। ये भी स्पेनियार्ड्स का मतलब स्पेन, डच का मतलब नीदरलैंड, होलैंड। ठीक है, ये सब आगे आते हैं और अमेरिकन कॉलोनिस्ट है जो अमेरिका है, इनको हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश आर्मी। The warfare finally came to an end with the victory of the Allied forces at Saratoga. ठीक है, तो क्या होता है? जो ये अमेरिका एंड कंपनी था, ठीक है, अमेरिका, फ्रेंच या फ्रांस, स्पेन, ठीक है, नीदरलैंड जिसको हम उस समय पे डच कहते हैं, होलैंड, तो ये सब की जीत होती है। और फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है इन 1783। सोचिए कि 1775 में ये वॉर शुरू हुआ था, तकरीबन 7 साल के बाद 1783 के आसपास ये वॉर एंड हो जाता है। बाय व्हाट? बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ क्या होता है? अमेरिका आजाद हो जाता है, अमेरिका जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, राइट? अब देखते हैं इंपैक्ट क्या होता है। इंपैक्ट ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, कि भाई कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो अमेरिका की आजादी की लड़ाई है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आजादी की लड़ाई है, ये आजादी की लड़ाई का जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड पे कैसे होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा? गिव मी अ थम्स अप। समझ में आया कौन से वॉर होते हैं, कहां पर क्या होता है? यस, ठीक है। तो हर जगह मतलब कॉनकॉर्ड का वॉर होता है, लेक्सिंगटन का वॉर होता है, बैटल ऑफ लॉन्ग आइलैंड होता है, बैटल ऑफ बंकर होता है, और बहुत सारी जगह छोटे छोटे या बड़े बड़े वॉर्स होते हैं।
और अमेरिका ने अपनी आजादी कैसे लड़ी थी? लड़कर, वॉर करके लड़ी थी। भारत ने कभी वॉर नहीं किया था। भारत की आजादी अलग है। भारत की आजादी कहेंगे गांधी जी ने अहिंसा से ली थी, ठीक है, राइट। लेकिन अमेरिका की आजादी कैसे हुई? वॉर लड़के हुई है। ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं और अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन द अमेरिका एंड बिटवीन द इंडिया, क्योंकि दोनों के बॉस, दोनों का जो कब्जा करने वाले थे, दोनों के जो कॉलोनाइजर थे, वो एक कॉमन ही था, वो इंग्लैंड था, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है इंपैक्ट। बोले असर क्या होता है? इंपैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है ना? क्या असर पड़ता है पूरी दुनिया पर? पूरी दुनिया पर ये वॉर का असर क्या होता है? इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला रीजन देखते हैं, ये पहला रीजन है आपका, ठीक है, ये जो है ये पहला रीजन है। पहला रीजन देखते हैं, द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इंग्लैंड इन अमेरिका ड्यू टू एन एंड। सही बात है, जब अमेरिका आजाद हो गया तो इंग्लैंड का जो डोमिनेशन था, डोमिनेशन मतलब क्या? प्रभुत्व, रुतबा, कंट्रोल था, वो खत्म हो गया। इंग्लैंड का जो कंट्रोल था, जो रुतबा था, जो प्रभुत्व था, जो डोमिनेशन था या जो डोमिनेंस था, अब वो अमेरिका पे फर्दर जाहिर नहीं होगा, फर्दर कंट्रोल नहीं करेगा। ये पहला उसका इंपैक्ट था। सेकेंड इंपैक्ट क्या था कि सोचिए कि जो कॉलोनी है, जो अमेरिका, जो ब्रिटेन की कॉलोनी है, अब क्या होता है कि ब्रिटेन जैसे एक महान सुपर पावर को हरा दिया, वॉर में हरा दिया, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की क्या होगी? प्रेस्टीज को लॉस होगा, उनकी इज्जत पे दाग लगेंगे कि देखिए सब दुनिया का कहेंगे 70% जो कॉलोनी ब्रिटेन के हाथ में था, वही अपने कॉलोनी को नहीं बचा पाया और वो कॉलोनी आजाद हो जाती है वॉर लड़के। तो इससे ब्रिटिश का जो प्रेस्टीज है, जो पावर है, वो भी कम होने गया हो चुका था, राइट। तो यही लिखा है दिस वॉज अ ब्लो टू द ब्रिटिश प्रेस्टीज एंड पावर, ठीक है। जो ब्रिटिश का जो प्रेस्टीज है, जो पावर है, वो कम हो गया था, जो प्रभुत्व है वो कम हो गया था। द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनीज in America also hurt the commerce and industries in England। सही बात है, हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लैंड क्या करता था? इंग्लैंड अपनी कॉलोनी को एक्सप्लॉइट करता था ठीक है। तो जब एक कॉलोनी, अमेरिका जैसा बड़ा देश आजाद होता है, तो उसका असर कहां होगा? उसका असर इंग्लैंड के व्यापार पे होगा। किस पे होगा? इंग्लैंड के व्यापार पे, मतलब ट्रेड पे। इंग्लैंड के सारे जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कारखाने हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल आना बंद हो गया ना, इनकम आना बंद हो गया, है ना। तो ये इंग्लैंड को एक बड़ा झटका पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, द कॉलोनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड however were inspired to fight against the imperialist British government। they got an idea of setting up their own system of governance। सही बात है, क्या है? अमेरिका को देखकर जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, है ना, अमेरिका कौन थी? ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अब देखिए, जब इतिहास जब पढ़ेंगे, मतलब उस समय का जो हो रहा था कि अमेरिका किस तरीके से ब्रिटेन से लड़ रहा है और अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया, तो इसने, ये जो वॉर था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने, इसने दूसरी कॉलोनीज को भी इंस्पायर किया। क्या किया? इंस्पायर कि यस, हम लोग भी हमारे जो आका है, जो हमारे बॉस है, उनसे लड़ सकते हैं। जब अमेरिका आजाद हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, है ना, ठीक है। और हम लोग भी क्या कर सकते हैं? अपना खुद का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ला सकते हैं, अपने खुद की गवर्नमेंट ला सकते हैं, ना कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट लाएंगे। ना कि ब्रिटेन जो है अपने गवर्नर जनरल को भेजेगा, है ना, अपने वाइसरॉयज को भेजेगा, अपने सारे ऑफिशियल्स को भेजेगा, नहीं। अब हम भी लाएंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर। अब सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी।
ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? तो कहेंगे कि जहां पर उस देश के लोग क्या करते हैं, अपने खुद के लीडर्स का चुनाव करते हैं मेजॉरिटी बेसिस पे, है ना। ठीक है, जैसे भारत करता है, राइट। तो मेजॉरिटी बेसिस पे अपने खुद के लीडर्स का चुनाव करते हैं। सो डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश्ड in many countries of the world. According to this system, the government is of the people, for the people and by the people. यही यही है डेफिनेशन ट्रू डेमोक्रेसी का। बोले जहां पर लोगों का, जनता का, किसका? जनता का ज्यादा हक है अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। ठीक है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है द अमेरिकन कॉलोनीज अटेन्ड फ्रीडम, दिस बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सही है, ठीक है। तो क्या होता है, अमेरिका फाइनली आजाद हो जाता है, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, राइट। द फ्री स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब जब सारे के सारे अमेरिका के जितने भी कॉलोनीज थे सब आजाद हो चुके, तो इन्होंने क्या बनाया, ही द फ्री स्टेट्स ऑफ अमेरिका एस्टैब्लिश्ड द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन which stated that each colony was to act as an independent state after the constitution of United States was established। बोला है कि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो जितनी भी कॉलोनीज थी, ये कॉलोनीज अब कॉलोनीज नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएंगे, स्टेट्स बन जाएंगे। और कैसे बनेंगे, फ्री स्टेट्स, आजाद स्टेट। किसके आजाद स्टेट? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो नाम ही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये कॉलोनीज अब क्या बन गई, स्टेट्स बन गए। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, शॉर्टली आफ्टर साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 10 अमेंडमेंट्स नोन एज द बिल ऑफ राइट्स वर एडेड टू इट। दिस राइट्स एंश्योर फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजंस ऑफ यूएसए। सही बात है। जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स सारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जाते हैं, ताकि जो अमेरिका के जो सिटीजन्स है, अमेरिका के जो नागरिक है, जो सिटीजन्स है, उनको ये सारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स है ना, जो मूलभूत अधिकार होते हैं हमारे, वो सारे के सारे उनको एंजॉय करने मिले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, न्यू थॉट्स सच एज इंडिपेंडेंस, revolt, self-determination became keywords for all colonies of the world. Many countries of Asia and Africa followed suit and fought to free themselves from the bondage। सही बात है। क्या लिखा है, बोला है अब अमेरिका को देखकर, ठीक है, जो दूसरी कॉलोनीज थी, खास करके अफ्रीकन कॉलोनीज, इनके अंदर भी ये विचार आया कि भाई हम भी आजाद हो सकते हैं, हमारे जो राजा है, हमारे जो ब्रिटेन है, उससे आजाद हो सकते हैं। और ये इंडिपेंडेंस कैसे लेंगे हम, रिवॉल्ट से, या फिर लेटर से वॉर करके, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर हुई, और अफ्रीका में नहीं, एशिया में भी होती है। अब टुडे द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द फ्रीडम लविंग पेट्रियट्स। ओके, ठीक है। अब यहां पर कुछ नो दिस है, आपके बुक से कुछ नो दिस लिए है, ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर फाइनली आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन वॉज आउटरेज्ड after seeing the violence at Concord and Lexington during the American Revolution। ठीक है, तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इनको बहुत गुस्सा आता है, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब ये तबाही देखते हैं। कहां पर, लेक्सिंगटन की तबाही। ये देखते हैं कहां की तबाही, कॉनकोर्ड की तबाही, जो वॉर हो रहा था, जहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स और अमेरिकन कॉलोनिस्ट लड़ रहे थे। ठीक है, disgusted with the opening events and arrogance
of the British government, Mr. Franklin wrote a declaration of independence in 1775 itself. ठीक है, तो 1775 में ही क्या करते हैं, डिक्लेरेशन लिखना शुरू कर देते हैं. However, the official declaration we see today is written by Thomas Jefferson a year after the one written by the Benjamin Franklin. ओके, अब देखिए यहां पर दूसरे सारे एक्ट थे, जैसे कि ट्रेड एक्ट, वो जो एक्ट के बारे में आपको बताया था ना कि सारे एक्ट क्या करते थे, अमेरिकन को कंट्रोल करते थे. आप देख चुके हैं ये सारे एक्ट्स. देखिए यहां पर लिखे हैं कौन से एक्ट थे, देखो ये रहा स्टैंप एक्ट है ना, जहां पर सारे न्यूज़पेपर प्रिंटेड मटेरियल्स उस पे भी अभी टैक्स लगेगा. क्वार्टरिंग एक्ट, ठीक है, जहां पर आपको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा सारे इंग्लिश ट्रूप्स को. शुगर एक्ट, जहां पर आपको शुगर इंपोर्ट करने में ज्यादा पैसा आपको टैक्स भरना पड़ेगा. प्रोक्लामेशन क्या है, एप्लाचियन माउंटेन्स जो है उसके इस साइड वाली जमीन आप नहीं खरीद सकते. तो ये सारे एक्ट है. तो इन्हीं एक्ट्स में से ट्रेड एक्ट्स है. ट्रेड एक्ट सच एज हैट एक्ट 1732 प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ हैट्स between the colonies, and Iron Act banned large scale production of iron. ठीक है, तो क्या है, एक तरीके से अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने की बात की जाती है. अब देखिए क्या लिखा है, लिखता है नो दिस में देयर वर 2 बॉस्टन टी पार्टीज, 50 to 60 sons of liberty disguised as red Indians dumped all the chest मतलब बक्से, chest packed of tea in Boston Harbor on December 6, 1773. The Bostonians repeated the act on March 7, 1774 again. The 2 tea parties cost the British around 3 million per as per the current value. ठीक है, तो क्या है यहां पर 2 बॉस्टन टी पार्टीज हुई थी. और बॉस्टन टी पार्टी क्या थी आपको पता है, बखूबी पता है. बॉस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था, जो चाय से भरे हुए जो बक्से थे उन्होंने कहां डाले थे, समंदर में डाल दिए थे, है ना. देखिए यहां पर आपको बॉस्टन टी पार्टी का ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर बहुत सारे अमेरिकन रेड इंडियंस बनकर आए थे और इन्होंने क्या किया, सारे बक्से जो है वो समंदर में डाल दिया. आप देख सकते हैं, ठीक है, राइट. तो ये क्या है, देखो यहां पर भी आपको दिख रहा है, देखो यहां पर भी बक्से दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ठीक है. ये देखो बक्से जो बॉक्सेस है ये सारे फ्लोट कर रहे हैं पानी में, और ये कहां पर है, ये बॉस्टन में हुआ था, है ना. ठीक है, तो बॉस्टन एक कोस्टल हार्बर है, राइट. समझ में आ रहा है बेटा. ओके, तो यहां पर आपका चैप्टर पूरा खत्म होता है, राइट. अब कोई डाउट है?